हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम MED 008 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित करें और उन कारकों की व्याख्या करें जो प्राकृतिक आपदाओं का कारण है। ये क्वेश्चन अगर आपके असाइनमेंट में आता है तो आप उसके लिए भी यहाँ से एक हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको इससे हेल्प हो जाएगी। तो इसमें हमारा पहले भूमिका है। तो भूमिका में मैंने क्या लिखा हुआ है कि हाल ही भारत, बांग्लादेश व नेपाल में आई भयंकर बाढ़ और कैरिबियन और अमेरिका में आए श्रेणी 5 के हरिकेन तथा अफ्रीका के 20 देशों में पड़े सूखे ने इन क्षेत्रों में भारी तबाही कर दी थी, जिससे एक ओर तो सैकड़ों लोगों की मौत हुई, वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। विदित हो, मतलब जैसे कि याद हो कि प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है। इस दिन आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु विश्व समुदाय द्वारा किए गए उपायों का आकलन किया जाता है कि किस तरीके से हम आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो डिजास्टर होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, सॉरी फ्रेंड्स तो देखिए, प्राकृतिक आपदाओं की बात हो रही है, जो नेचुरल डिजास्टर हैं। तो क्वेश्चन में हमसे वो पूछा गया है तो हमें उसी की बात करनी है, उसी के बारे में यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो ये हमने छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम जानेंगे कि आपदा है, जो डिजास्टर है, उसका मीनिंग क्या होता है। आपदा अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को कहा जाता है कि एकदम होती है और बहुत भयंकर रूप में होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जिससे व्यापक भौतिक क्षति मतलब जो सामान होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, वह जान माल का नुकसान होता है। यह वह प्रतिकूल स्थिति है, पर प्रतिकूल मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, प्रतिकूल स्थिति है, एक ऑपोजिट सिचुएशन है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय व सामाजिक क्रियाकलापों को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। बहुत ही वाइड टर्म में ये इफ़ेक्ट करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश अथवा लापरवाही से घटित होती है। तो ये आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ये जो डेफिनेशन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जाता है ना चेकर के ऊपर। ठीक है, आगे है और जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में मानवीय जीवन की हानि होती है। इसमें या तो मानव पीड़ित होता है अथवा संपत्ति को हानि पहुंचती है और पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। जो पर्यावरण है वो भी तो नुकसान होता है ना इससे। तो यह घटना प्राय प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक भयावह होती है। मतलब हम जितना सामना कर सकते हैं ना, उससे भी अधिक भयावह रूप लेकर आती है हमारी जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं। अब प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं या हो सकती हैं, तो जैसे बादल फटना हो गया, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गई, ज्वालामुखी हो गए, भूकंप हो गए, बिजली गिरना हो गया, भूस्खलन हो गया। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भूकंप की। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार ये ध्यान दीजिए। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट, हाँ, कि प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित करें, उन कारकों की व्याख्या करें जो प्राकृतिक आपदाओं का कारण है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं को हमने परिभाषित कर दिया है। और कारण से पहले हम थोड़ा थोड़ा इन आपदाओं के बारे में, कुछ एक आपदाओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा 20 नंबर में आंसर करना है तो थोड़ा हमें लंबा आंसर लिखना है। तो पहला है हमारा भूकंप, ज्वालामुखी। और इनके मतलब आपको पता है क्या है, इसमें जो एग्जाम्पल से आप उसको याद कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको रीड आउट करूँ क्योंकि आपको पता है भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे आता है ना। तो पहला है भूकंप। साधारणतः ये स्वीकार किया जाता है कि ऊर्जा के मोचन से उत्पन्न पृथ्वी की कंपनी भूकंप होती है। यह ऊर्जा अपने स्रोत से सभी दिशाओं में फैलती है। भूकंप परमाणु विस्फोटों के कारण या ज्वालामुखी फटने से भी हो सकते हैं। विशाल जलाशय अपने जल के द्रव स्थैनिक दाब से भी उत्पन्न हो सकते हैं। भारत भूकंपों की संवेदनशीलता के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारत को भूकंप के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो कि 2001 का भुज यानी जो गुजरात में था का भूकंप, 2010 में हैती का भूकंप आदि। ठीक है,
अगला है हमारा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में पृथ्वी के भीतर से गर्म लार्वा, राख, गैस का तीव्र विस्फोट होता है। यह प्रक्रिया धीरे भी हो सकती है और तेज़ भी हो सकती है। यह 3 प्रकार का होता है जो ज्वालामुखी होता है, वो है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी व मृत ज्वालामुखी। ठीक है। तो ज्वालामुखी का जो धुआं होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। विस्फोट होने पर यह 100 किलोमीटर से अधिक के दायरे में आकाश में फैल जाता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं कि वर्ष 2018 में ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट होने से 33 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए और 17 लाख से अधिक लोग इससे इफेक्टेड थे, प्रभावित हुए थे। अगला है हमारा सुनामी। सुनामी का अर्थ है बंदरगाह की तरंगे। ठीक है। समुद्र तल में हलचल, भूकंप, दरार, विस्थापन, प्लेट हिलने के कारण सुनामी की बेहद खतरनाक तरंगे उत्पन्न होती हैं। लहरों की गति 400 किलोमीटर प्रति आवर तक हो सकती है। लहरों की ऊंचाई 15 मीटर से भी अधिक हो सकती है। सुनामी के कारण भारी जनधन की हानि होती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आने वाली सुनामी, ये आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। अब है चक्रवात। हमारे देश में चक्रवात प्राय बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ज़्यादातर हमारे जो चक्रवात होते हैं बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ये समुद्र की सतह पर निम्न दाब के कारण उत्पन्न होते हैं। तेज़ हवाएं बारिश के साथ गोलाकार रूप में दौड़ती हैं जो समुद्र तट पर जाकर भयंकर विनाश करती है। यह रफ्तार के अनुसार श्रेणी 1 से लेकर श्रेणी 5 तक होते हैं। इनकी गति 280 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है। देश में 1839 में कोरिंगा चक्रवात आया था जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1999 में उड़ीसा में 05B नाम का एक चक्रवात आया था जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अगला है हमारा बादल फटना। इसे मेघ विस्फोट भी कहते हैं, यानी बादल है उसको हम मेघ भी कहते हैं, इसका पर्यायवाची है। तो जब बादल अधिक मात्रा में पानी लेकर चलते हैं और रास्ते में जब कोई बाधा अचानक से आ जाती है या कोई पहाड़ टकरा जाता है तो क्या होता है, हम उससे जो पानी क्या होता है वो एक जगह इकट्ठा होकर क्या होता है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पानी एक जगह अचानक से वहाँ बादल फट जाते हैं और सारा क्या होता है कि वहाँ पर जो जितना पानी बादल में भरा होता है वो एक जगह पर अचानक से गिर जाता है। तो इससे क्या होता है कि पानी की विशाल मात्रा मजबूत पक्के मकानों, सड़कों, पुलों, इमारतों को पत्ते की तरह तोड़ देती है। उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बादल के मार्ग में हिमालय पर्वत, पहाड़ियों, गर्म हवा आ जाने के कारण बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने से लाखों लोग मारे गए थे, धन की हानि हुई थी। ठीक है। अगला है हमारा सूखा और अकाल। सूखा में किसी स्थान पर कई महीनों सालों तक कोई वर्षा नहीं होती है जिसके कारण भूजल का स्तर गिर जाता है। जो धरती का जो जल होता है वो भी, उसका जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। इससे कृषि बुरी तरह प्रभावित होती है। जो हमारा एग्रीकल्चर होता है बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होता है। सूखा के कारण कुपोषण, भूखमरी, महामारी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मौसम विभाग के अनुसार यदि वार्षिक वर्षा का औसत 10% से अधिक कम होता है तब यह सूखे का सूचक है। यह 3 प्रकार का होता है: मौसमी सूखा, जलीय सूखा और कृषि संबंधी सूखा। कई महीनों तक वर्षा न होने से भूजल का अधिक दोहन, वनों की कटाई, जल चक्र का नष्ट होना, पहाड़ियों पर अत्यधिक खनन, पेड़ों की अत्यधिक कटाई, सबके कारण क्या होता है कि सूखा पड़ता है। ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं कि 1943 में बंगाल में सूखा आया था। अब हम बात करते हैं भूस्खलन की। यह एक भूवैज्ञानिक घटना है। भूस्खलन के अंतर्गत पहाड़ी, पत्थर, चट्टान, जमीन खिसकना, ढहना, गिरना, मिट्टी बहना जैसी घटनाएं होती हैं। यह छोटी से बड़ी मात्रा में हो सकता है। छोटे भूस्खलन में छोटे छोटे पत्थर नीचे की तरफ गिरते हैं, बड़े भूस्खलन में पूरी की पूरी पहाड़ी ही नीचे गिर जाती है। इससे जान, माल, धन, जन की हानि होती है। यह भारी वर्षा, भूकंप, धरातलीय हलचल, मानवीय कार्य जैसे पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई करना, चट्टानों को काटकर सड़क बनाना, घर बनाना पहाड़ों पर, पानी के पाइपों में से जो पानी का रिसाव होता है वो भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगला है हमारा जंगल में आग लगना। ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। गर्मियों के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। इसके पीछे मानवीय और प्राकृतिक कारण जिम्मेदार होते हैं कि इंसानों के भी कारण, इंसानों द्वारा किए गए काम भी कारण होते हैं और प्राकृतिक जो नेचुरल होते हैं।
मनुष्य घास पत्तियों में आग लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे आग पूरे जंगल में फैल जाती है। और इसके अलावा सूरज की गर्मी के कारण भी जो पत्तियाँ वो सूखी होती है उनमें भी वो आग पकड़ जाती है, तो इससे जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, आगे है हमारा बिजली गिरना। बिजली बारिश के मौसम में आसमान से ज़मीन पर गिरती है। आसमान में विपरीत दिशा में जाते हुए बादल जब आपस में टकराते हैं तो घर्षण पैदा होता है। इससे ही बिजली पैदा होती है जो ज़मीन पर गिरती है। चूँकि आसमान में किसी तरह का कोई कंडक्टर नहीं होता, इसलिए बिजली कंडक्टर की तलाश करते करते ज़मीन पर पहुंच जाती है। बारिश के मौसम में बिजली के खंभों के पास खड़े नहीं होना चाहिए। तो कुछ कुछ इसमें ज्योग्राफी है, तो मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट नहीं हूँ, पोल साइंस की हूँ। तो जहाँ जहाँ कुछ कुछ डाउट है, जो जहाँ मुझे लगता है कि मैं शायद ना समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ आप जैसे लाइक इसमें कंडक्टर है, कुछ इस टाइप का वर्ड है, तो या तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लो, या अगर आपको कुछ डाउट है, आप इसको बिल्कुल डीप में पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ आप इसको एक बार नेट पे या यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि चक्रवात कैसे आते हैं, या बाढ़ बाढ़ का तो चलो सबको पता ही होगा, बिजली कैसे गिरती है। तो ये थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ इतना भी आप पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में लिख लोगे। ठीक है, अगला है हमारा बाढ़। सभी प्राकृतिक विपत्तियों में बाढ़ सबसे अधिक आम है। बाढ़ नियमित रूप से विश्व में प्रतिवर्ष 20,000 से भी अधिक लोगों की जान लेती है और 7.5 करोड़ आबादी को बुरी तरह प्रभावित करती है। अकेला बांग्लादेश सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश है। विश्व में बाढ़ से मारे जाने वाले कुल व्यक्तियों के लगभग 2/3 यहीं के होते हैं और औसतन 60 करोड़ रुपयों की क्षति प्रतिवर्ष होती है। जान की हानि और संपत्ति की क्षति से अधिक प्रतिवर्ष दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़ों के कारण लाखों लोग विस्थापित होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है 2010 में जम्मू एंड कश्मीर में, एंड 2013 में उत्तराखंड में त्रासदी, तथा 2018 में केरल में बाढ़। आगे है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ठीक है, अब हमसे इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ क्या है, कौन कौन सी होती है और उनके कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम बताने जा रहे हैं अभी। वर्तमान समय में समुद्रों के तापमान के बढ़ने से वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कुछ स्थानों पर तो अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि अन्य स्थानों पर सूखे का भयावह रूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां बाढ़ तथा सूखे की स्थिति एक साथ उत्पन्न हो जाती है ना, कि बाढ़ भी आ गया और सूखा भी एक साथ उत्पन्न हो जाती है स्थिति, अतः आपदा का प्रभाव बहुत विध्वंसकारी होता है। सेकंड है विश्व के बढ़ते स्तर को मापने के लिए टॉपिक्स पोसिडॉन नामक सबसे पहली सैटेलाइट को आज से 25 वर्ष पूर्व लॉन्च किया गया था, और तब से लेकर अब तक किए गए समुद्री स्तरों के मापन से इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रति वर्ष समुद्र के वैश्विक स्तर में 3.4 mm की वृद्धि हो रही है। समुद्रों के तापमान में होने वाली जो वृद्धि हुई है, समुद्र के तापमान में होने वाली वृद्धि और उनका गर्म होना विश्व स्तर पर उष्णकटिबंधीय तूफानों की तीव्रता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ये कुछ कुछ ज्योग्राफी का पार्ट है, प्लीज़ आप एक बार देख लेना अलग से वीडियो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने भी एग्ज़ाम टाइम पे रटी थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था पढ़ने का। तो ठीक है, समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कहाँ दिक्कत आई है आपको। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में वो मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट है, थोड़ा सा ना फैक्चुअल है, तो होप कि आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है आज की आपदाओं के कारण में पर्यावरणीय परिवर्तन को मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों में अग्रणी स्थान दिया जाता है। यही कहीं नहीं प्रभाव मानव की अतिविधता के कारण है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि इंसान ही जो प्राकृतिक आपदाएं इंसानों की वजह से आ रही है, ऐसा नहीं है। कभी कभी मतलब प्राकृतिक रूप से और आदमी जो मानवीय क्रियाएं हैं, दोनों ही क्रियाएं प्राकृतिक आपदाओं का कारण है। आगे है जब आपदा के कारण संपूर्ण जैविक क्रियाओं में भूचाल आ जाता है, तब तबाही के कारणों पर गौर करना आवश्यकता बन जाती है। ये कारण मानवीय एवं प्राकृतिक रूप में दोनों तरह से दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे अभी बताया था मैंने। मानसून, वायुनीय परिवर्तन, भूगर्भीय हलचल, ज्वालामुखी उद्गार, जलवायु परिवर्तन, उनका पात इत्यादि जहाँ प्राकृतिक कारणों में गिने जाते हैं। अभी मानसून है, इसमें तो इंसान कुछ नहीं कर रहा, जलवायु परिवर्तन कुछ थोड़ी कर रहा है। तो ये कुछ है जो नेचुरल डिजास्टर कुछ कुछ वो खुद से भी आते हैं, उसमें इंसान का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है,
आगे है वहीं विकासवादी, उपभोक्तावादी, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण व अन्य विकास के मॉडलों ने तबाही के कारणों को मानवीय बना दिया है। हम जैसे जैसे भौतिकतावादी होते जा रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करते जा रहे हैं, जो कि नेचुरल डिजास्टर के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ये मानवीय प्रवाही व भयावह भूलों के परिणाम प्रकृति को झकझोर के रख देती हैं और अंततः इसे प्राकृतिक स्वरूप में परिभाषित कर तब बौद्धिकता का गलत प्रमाण देकर कारणों की श्रेणी से बाहर क्या निकलता है, जो कि अत्यंत ही गंभीर एवं प्रासंगिक है, जो अन्य प्रश्न छोड़ देता है कि आखिर कब तक। तो इसमें यही है कि हम लोग हमारी वजह से भी कुछ जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं प्रकृति को दोषी ठहरा के अपने आप को बच निकलते हैं कि नहीं, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, ये नेचुरल डिजास्टर है तो नेचर की ही गलती से आता है। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, हर बार नेचर की भी गलती नहीं, कुछ चीज़ें हम भी करते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम क्या है कि आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत देश में प्राकृतिक आपदाओं के कुशल प्रबंधन हेतु अपेक्षित आंकड़ों व सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए इसरो द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित आधारभूत संरचनाओं से प्राप्त सेवाओं का इष्टतम समायोजन किया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जो हमारी जो सैटेलाइट्स लगी हुई है ऊपर, है ना, जो कि हमारे आसपास के हमारे जो ये प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, इनके आसपास लगी हुई है जो हमारी सैटेलाइट्स है, वो हमें जो भी सूचनाएं देती हैं, जो भी आंकड़े देती हैं, उन सब का जो इसरो द्वारा जो भी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च है ना, तो उनसे हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उन्हीं के हिसाब से हम लोग प्रबंधन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं बाढ़ आने वाली है तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र को क्या करवा दिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है ना, पहले पता चल जाता है कहीं तूफान आने वाला है या चक्रवात आने वाला है, इस तरीके से। तो वो सब जानकारी हमें सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती है। आगे है भू स्थिर उपग्रह संचार और मौसम विज्ञान, निम्न पृथ्वी कक्षा के भू प्रक्षेपण उपग्रह, हवाई सर्वेक्षण प्रणाली और भू आधारित मूल संरचनाएं आपदा प्रबंधन प्रेषण प्रणाली के प्रमुख घटक है ना। जो जैसे कहीं बाढ़ आ गई है तो ऊपर से हवाई सर्वेक्षण भी होता है, तो ये किस तरीके से आपदा को मैनेज किया जाता है, तो वही थोड़ा सा बताया हुआ है। और आगे है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन मैं जैसे पिछली वीडियो में बता चुकी, सिर्फ रीड करूँगी क्योंकि कंक्लूजन आप खुद से लिखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में है कि निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि ईश्वर की अद्भुत रचना प्रकृति को आपदा का कारण बनाया जा रहा है, जबकि आपदा को जन्म देने में मानवीय क्रियाकलाप भी कम भागीदार नहीं है। हालांकि प्रकृति पर गौर नहीं तो आपदा कैसे रोके, परंतु यदि विकासवादी, अतिवादी व अंधाधुंध असंतुलित विकास की प्रक्रिया में मानव ने अपने हाथों को नहीं समेटा तो एक के बाद एक भुज व उत्तराखंड देखने को मिल सकते हैं। संपूर्ण जीव अस्तित्व को कालक्रम की घटना न बनाए दिया जाए, यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है प्रकृति के लिए। यह स्पष्ट है कि आपदा एक ऐसी घटना है जिसके प्रभाव बड़े क्षेत्र में पड़ता है और इसके पूरे तरीके से रोकथाम करना कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु इसका प्रबंधन अवश्य किया जा सकता है। चूँकि विश्व में सभी किसी न किसी प्रकार से आपदा से प्रभावित है, अतः यह आवश्यक है कि विश्व के सभी देश इस दिशा में मिलकर प्रयास करें। आपदा की रोकथाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की मतलब एकजुट होने की आवश्यकता है। और अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हाल हो रखा है बाढ़ से, है ना, अभी 2022 की ही बात है, अभी रिसेंट में चल भी रहा है ये। तो बस यही सब है, ये लिख सकते हैं आप। इसके अलावा कोई आप एग्ज़ाम्पल, अगर आप करंट अफेयर से कनेक्टेड रहते हैं तो वो भी एग्ज़ाम्पल आप इसमें डाल सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा। PDF के लिए प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।